ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और हमारा खास सेगमेंट है मार्केट का महारथी। आज हम देख रहे हैं कि जीएसटी के अनाउंसमेंट्स के चलते बाजार को पंख लग गए हैं और निफ्टी बैंक दोनों में शानदार तेजी है। 450 अंक ऊपर है निफ्टी, 25,000 के आसपास है। निफ्टी बैंक की बात करें करीब 700 अंकों की तेजी, 56,000 के ऊपर निकल गया है। और कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी शेयर हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स हो, चाहे वो फुटवेयर हो, टेक्सटाइल हो, अपैरल हो, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयर हो, चौतरफा बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी और कुछ कुछ अच्छी चीजें हुई हैं बाजार के लिए। ट्रंप पुतिन के बीच की बैठक में कोई फैसला नहीं निकला, लेकिन बैठक सकारात्मक रही है। देखते हैं युद्ध विराम को लेकर क्या होता है। S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है। इसके अलावा हमने देखा कि जेफरीज की तरफ से कमेंट आया कि भारतीय बाजार में बेचना नहीं है, अब तो खरीदने का ये समय है। तो कुछ अच्छी चीजें हुई और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, तो कंजम्पशन डिमांड भी देश में आ गई है और उसका फायदा निश्चित तौर पर बाजार में आज हम प्ले होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे की राह बाजार की कैसी है? क्या आज की तेजी सस्टेन करेगी? अगर हां, तो कहां तक के दायरे खुल जाएंगे? आपकी नजर कौन से शेयरों पर, कौन से सेक्टर पर होनी चाहिए? और अब यहां से भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाजार के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस हैं और उनको अपने जहन में रखना जरूर चाहिए। जरा समझते हैं कि आपकी प्लानिंग बाजार में क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं पाइपर सैरिका के फाउंडर एंड MD अभय अग्रवाल। अभय सर, अगर आपसे हम 1.5-2 महीने पहले की बात करें या फिर अभी हफ्ते भर पहले की भी बात कर लें, तो बाजार के लिए 3-4 प्रमुख चिंताएं थी कि अर्निंग ग्रोथ आ नहीं रही थी, एफआईज भारतीय बाजार से दूर थे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे और टैरिफ की टेंशन लगातार बाजार को परेशान कर रही थी और वैल्यूएशन का भी एक मसला था जो विदेशी निवेशकों को परेशान कर रहा था। आपके हिसाब से अब आज बाजार में काफी रौनक है, तो कौन कौन सी बाजार के लिए चिंताएं दूर हो गई हैं और बाजार में यहां से आगे की चाल आप किस तरह की देख रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। मुझे लगता है कि जो बाजार का रुख रहा है पिछले 3 महीने से या मोर रिसेंटली जब अर्निंग सीजन अनाउंस हुआ, बाजार ने काफी प्रेशर झेला है और उसके बावजूद भी कोई बड़ा क्रैक या कोई बड़ा पैनिक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कि ये मार्केट ट्रिगर्स ढूंढ रहा है ऊपर जाने के लिए। जैसे हमने आज देखा कि जीएसटी की अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट है, पुतिन ट्रंप का जो समिट हुआ उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट पे बहुत पॉजिटिव है। तो ये मार्केट कॉन्टिन्यूसली ढूंढ रहा है ट्रिगर्स ऊपर जाने के लिए और जो ट्रिगर्स मार्केट को मिले बजट में, जो टैक्स कट हुआ, उसके बाद आरबीआई ने रेट कट किया और अब जीएसटी कट हो रहा है, जीएसटी रैशनलाइजेशन हो रहा है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, प्लस जो टैरिफ की चिंता अगर घटे, तो मुझे लगता है ये एक मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मुझे जिस तरह के ग्लोबल मार्केट्स में न्यू हाइज बन रहे हैं, जापान में, यूएस में, मुझे लगता है कि इंडिया भी उससे ज्यादा दूर नहीं है कि हम एक नया हाई फेस्टिव सीजन के आसपास देखें निफ्टी का। तो मेरी सलाह यही होगी इन्वेस्टर्स को कि पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहें, अंडर एलोकेट ना करें। ये समय है पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग रखने का। पोर्टफोलियो में अगर चर्न भी करना है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करें, स्टॉक्स पे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम जो है मार्केट में बन गया है। टेक्निकल, फंडामेंटल दोनों तरीके से एफपीआई की सेलिंग भी मार्केट में झेल रही है। तो मेरा आउटलुक पर्सनली पॉजिटिव है मार्केट में फॉर द मीडियम टर्म। ठीक है, आउटलुक पॉजिटिव है। एफपीआईज की सेलिंग हम झेल रहे थे, लगातार बिकवाली के ही आंकड़े आए हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि आज एफआईज ना सिर्फ बाइंग करेंगे बल्कि जो काफी ज्यादा शॉर्ट्स थे, 91% से ज्यादा वो शॉर्ट हैं, उनकी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। अभय सर, एक और चीज है, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना वर्ल्ड ऑर्डर के भी बदलने की बातचीत हो रही है। डॉलर को चुनौती भी ब्रिक्स देशों से मिल रही थी और ट्रंप की नाराजगी उस चीज को लेकर थी, जग जाहिर थी। भारत रूस की दोस्ती जो है उनको रास नहीं आ रही थी, तमाम चीजें हो रही हैं। कंपनीज हम चुनते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि नहीं, आप अच्छे मैनेजमेंट देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां अच्छा हो, ग्रोथ होनी चाहिए, थोड़ा फ्यूचर एंटिसिपेट कर लीजिए और वैल्यूएशन अगर बढ़िया है तो आपका काम हो गया बाजार में। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ जोड़ने की, कुछ घटाने की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसमें कुछ प्रमुख बदलाव करने चाहिए? टैरिफ को लेकर, वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोई बदलाव करने हैं अपनी मनस्थिति में? मुझे लगता है कि हम इंडिया में हमको एक ग्रोथ मार्केट की तरह देखना चाहिए।
और इंडिया में स्टॉक पिकिंग, ग्रोथ स्टॉक पिकिंग से हमेशा इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। और जहां पे लोगों का ध्यान गया वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ, या जहां पे वैल्यूएशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया रादर देन ग्रोथ, वहां पे रिटर्न्स बहुत एवरेज रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा अभिषेक जी की मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, पर उसके साथ में ग्रोथ जो है, जो अगले 4-5 साल तक कोई कंपनी कहे कि हम 20-25% सालाना ग्रोथ करेंगे अगले 5 साल तक, तो मुझे लगता है कि वो बहुत रेयर कंपनीज होती हैं। और उनका वैल्यूएशन आपको कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा। मतलब हो सकता है आपको 30-40 टाइम पी मल्टीपल देना पड़े, पर अगर वो ग्रोथ दिख रही है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, स्पेशली अगर वो अभी भी एक स्मॉल कैप या मीडियम कैप, मिड कैप कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप बन सकती हैं। मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो इन्वेस्टर्स ने ऐसी कंपनीज को राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया और फिर उसको मार्केट साइकिल्स के थ्रू या अर्निंग साइकिल्स के थ्रू होल्ड किया, उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप का फोकस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ज्यादा लार्ज कैप्स की तरफ नहीं होना चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, मुझे लगता है कि वहां पे कहीं ज्यादा रिटर्न बनेगा इन्वेस्टर्स के लिए ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years। जी। अब है सर, निवेशकों के मन में एक ये भी सवाल है, जैसे कि सेक्टर एलोकेशन जब करने की बात आती है ना, तो अगर हम पिछले 5-7 साल में देखेंगे या फिर पिछला एक दशक देखेंगे, तो लोगों ने आईटी में पैसे निश्चित तौर पर बनाए। न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आए, प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स आए, वहाँ पर भी पैसे बने। लेकिन थोड़ी स्थितियां हाल फिलहाल थोड़ी बदलती हुई दिख रही हैं। अब जो बड़े जो ब्रोकर्स हैं, एफआईज, मूडीज का स्टेटमेंट भी आया, जो रेटिंग एजेंसी है, कि आप भारत में ना कंजम्पशन स्टोरी देखिए। जेफरीज ने भी सेम चीज कही है कि भारत में कंजम्पशन डिमांड बनी रहेगी। तो आपको लगता है कि आईटी में थोड़ा एलोकेशन कम कर दें, कंजम्पशन पर, डिस्क्रिशनरी पर थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दें, फार्मा पर थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू है? अगर किसी को मान लीजिए एक हम 100 रुपए एलोकेट करने हो, तो आपके हिसाब से कहां कहां कितने पैसे डाल देने चाहिए? जी, अभिषेक जी, देखिए आईटी सर्विसेज जो है उस पे हमारा 2 साल से बहुत नेगेटिव व्यू है। हम पूरा अंडर एलोकेटेड है। मॉडल पोर्टफोलियो में 2 साल से एक भी आईटी सर्विसेज का स्टॉक नहीं है, और वो इसलिए कि कंपनीज या मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। ये कंपनीज, बड़ी कंपनीज भी, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, सब 1-2-3% के ग्रोथ की गाइडेंस देते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में जब आपकी ग्रोथ नहीं है और जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, एआई, जनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजीज से, तो उस सेक्टर से इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। और जैसे मैं पहली बात कही, ये जो वैल्यू ट्रैप्स हैं कि लगते हैं कि पहले कितने महंगे थे अब सस्ते हो गए तो ले लेना चाहिए, ये एक इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स को कॉन्स्टेंटली ये देखना चाहिए कि कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपका जो सवाल था कि अगर 100 रुपए हैं उसको कहाँ पे एलोकेट करें, हमारा जो फंड है इस समय ओवर एलोकेटेड है ईएमएस कंपनीज पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं। मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं, और कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जैसे एम्बर, केन्स, सिरमा, डिक्सन जैसी कंपनीज हैं। मुझे लगता है इनके पास बहुत लंबा ग्रोथ का पाथवे है अभी। तो ईएमएस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखें। फार्मा कंपनीज हैं जो केटर करती हैं सीडीएमओ को, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, जैसे दिवीज हैं, विंडलास है, और इस तरह की कंपनीज हैं, इनोवा, कैप्टैब, जो सीडीएमओ पे काफी अच्छा काम कर रही हैं और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरी तरफ मैं कहूंगा जो इंश्योरेंस प्लेज हैं, एक इंश्योरेंस मुझे लगता है अभिषेक जी एक सरप्राइज करेगा इन्वेस्टर्स को। 5 साल से ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, वैल्यूएशंस काफी कम हो गए हैं। 7 टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे जो स्टॉक ट्रेड होते थे, अब 2-3 टाइम के एम्बेडेड वैल्यू पे आ गए हैं। और जिस तरह से जीएसटी की भी अगर रैशनलाइजेशन होता है तो इनको पूरा इम्पैक्ट मिलेगा। और लास्टली मैं कहूंगा, एक जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी जो आपने भी अभी जिसकी तरफ जिक्र किया, अभी हम देख रहे हैं कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज की, जिन्होंने आईपीओ लिस्टिंग के बाद बहुत निराश किया था, अब वो एक्चुअली यूनिट इकोनॉमिक्स उनके स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे कार्टरेट जैसी कंपनी है, पॉलिसी बाजार है, नाइका। तो ये भी एक सेगमेंट है जो डेफिनेटली ग्रो करेगा जैसे जैसे कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज काफी है इन्वेस्टर्स के पास, बस यही है कि उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मार्केट की न्यूज पे रिएक्ट ना करें हर समय, और ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस करें।
बिल्कुल, ग्रोथ स्टॉक पर फोकस कीजिए और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अपना नज़रिया आप रखिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंश्योरेंस का नाम लिया अभय सर ने, हालांकि अगर हम 2 साल से देखेंगे तो पेनिट्रेशन में थोड़ी थोड़ी सी कमी आई है इंश्योरेंस की, लेकिन काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और यहाँ से भविष्य काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभय सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। देखिए, ग्रोथ लुभाता है और सबको ग्रोथ चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए, अपने सैलरी में ग्रोथ चाहिए, स्टॉक्स के प्राइजेस में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन स्टॉक से कुछ वैल्यूएशन डराती भी हैं। अब ये जोमेटो 450 की पी पर, मतलब निफ्टी का सबसे महंगा ये स्टॉक है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी वाले जो स्टॉक्स हैं, ये क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनीज हैं, इसमें ग्रोथ तो है, आगे भविष्य में लग रहा है ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाएंगी? क्योंकि आगे पता नहीं और कंपटीशन बढ़े, क्या होगा डायनामिक्स में पता नहीं है। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? ये जो है दो लिस्टेड जो क्विक कॉमर्स जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं लार्जली, जो क्विक कॉमर्स में भी प्ले करती हैं, मुझे लगता है थोड़ा वैल्यूएशन वहां पे स्ट्रेच है टेक्निकल रीजंस की वजह से। एक आपने इटर्नल या जोमेटो का नाम लिया, वो एक निफ्टी स्टॉक है, तो ईटीएफ में जो आता है तो फ्लोज उनके पास आते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो कुछ सेगमेंट है इस स्पेस में जो आउटप्राइस्ड है, पर इन्वेस्टर्स बहुत खुशी से ऐसी स्टॉक्स को नकार सकते हैं। उनके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज हैं न्यू एज कंज्यूमर टेक कंपनीज में, जो हैं इन्वेस्टर्स के पास। कुछ रीसेंट लिस्टिंग्स हुई हैं अभिषेक जी, जिन पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए जब उनके लॉक इन खुले प्रमोटर एंकर शेयर्स के इन्वेस्टर्स के महीने में 6 महीने में, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली एक कंप्लीटली कोई ओवर प्राइस ओवर वैल्यूड चीज है, उसको आप इग्नोर कर दे तो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर इंपॉर्टेंट ये है कि फिर पेशेंस के साथ आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मैं कह सकता हूं कि 20-25% सालाना ग्रो करेगी अगले 5 साल तक, मैं बड़ी खुशी से उसे 50 टाइम का पी मल्टीपल भी दे दूंगा, कंपेयर टू कोई कंपनी जो कि 20 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है पर जिसका ग्रोथ 10% भी नहीं है। वो महंगी कंपनीज है। मैं ये इस बात का उदाहरण दे रहा था अभिषेक जी। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर। ग्रोथ तो चाहिए, अदरवाइज अगर ग्रोथ मैट्रिक्स अगर ना होता तो फिर निफ्टी का सबसे सस्ता स्टॉक तो टाटा मोटर है, 5.5-6 के आसपास का पी होगा। फिर क्या करें, वहां तो पैसे बन नहीं रहे लोगों के, लगा के थोड़ी रिकवरी आएगी, फिर मामला ले दे के वही हो गया। लेकिन चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, कई सारे क्रूशियल इंसाइट्स आज एक बहुत ही अहम दिन पर, जब निवेशकों के बीच में ना थोड़ा उत्साह लौटा होगा। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लिया है बाजार ने, और कई सारे नए निवेशक बाजार की तेजी देख के भी आते हैं, तो आपको जो सुन रहे होंगे उनको काफी मार्गदर्शन मिला होगा कि बाजार में आप यहां से किस तरह से अपने आप को सेटअप करें। थैंक यू सो मच अभय सर, समय देने के लिए, और त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन धान्य आपके ऊपर लगातार बरसता रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है।